हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं अपने आज इस की पाठशाला को और बनाते हैं बेहतर। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। लाइबा, इश्तिहा, निधा, दीपिका, संतोष यादव, चंदन मिश्रा, समीक्षा तिवारी, स्नेहा, बंटी, नीतू, शिवम, निखत जैन, जहान, दिया राणा। जो लोग हमारे साथी लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि उनके जो और भी मित्रगण हैं उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न कहता है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? देखिएगा, जैसे पेपर में कादम्बरी है, मेघदूत है ना, इनसे 100% प्रश्न बनते हैं। जैसे रघुवंशम से क्वेश्चन बनेगा, कादम्बरी से बनेगा, है ना, और उत्तर रामचरितम से भी प्रश्न बन जाता है। कालिदास से तो श्योर ही है कि एक प्रश्न कालिदास से पेपर में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि देखो क्या होता है। तो चलिए, कहता है कादम्बरी की रचना किसने की थी? दंडी ने, बाणभट्ट ने, अंबिका दत्त ने या माघ ने? राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बाणभट्ट हो जाएगा। देखिएगा, जो कादम्बरी रचना है, कादम्बरी, अगर कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। क्या होता है? मदिरा। ऐसी मदिरा, मदिरा या शराब होती है, मादक मदिरा जिसे कहते हैं ना, मादक मदिरा या मादक शराब जिसे कहते हैं, उसी को हम कादम्बरी के नाम से जानते हैं। तो कादम्बरी की रचना किसने की थी? कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी के दो पार्ट है, कादम्बरी के दो पार्ट होते हैं। एक तो इसका होता है पूर्व पार्ट और दूसरा होता है, एक तो इसका होता है पूर्व भाग होता है और दूसरा होता है बाद वाला जिसको कहते हैं उत्तर भाग। तो कादम्बरी के दो भाग होते हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसी को हम कह सकते हैं, अगर बात करें पूर्व भाग को किसने लिखा था, तो पूर्व भाग को मेरे साथियों बाणभट्ट ने लिखा था। और अगर हम बात करें उत्तर भाग को किसने लिखा था, तो इनके पुत्र थे जिनका नाम है भूषण भट्ट। क्या नाम है? भूषण भट्ट थे। तो उन्होंने उत्तर भाग लिखा था, है ना। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है, कादम्बरी क्या है? कथा है, नाटक है, उपन्यास है या गीतिक काव्य है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो कादम्बरी थी, कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है। कथा का मतलब क्या है? कहानी है। ये साथियों 3 जन्मों की कथा है। 1 2 जन्म नहीं, 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। पहले जन्म में वही चंद्रदेव थे, चंद्रमा, जिनको चंद्रदेव मतलब चंद्रमा कहा जाता है। अगले जन्म में वही चंद्रापीड़ बने और तीसरे जन्म में वही राजा शूद्रक बने आके। ठीक है, पहले जन्म में वही साथियों पुंडरीक था, पुंडरीक था। दूसरे जन्म में वही वैशंपायन बनता है और तीसरे जन्म में वही शुक बनता है, यानी तोता बनता है। तो इनके 3 जन्मों की कथा है। कितनी है? 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। और अगर पूछा जाए कादम्बरी स्वयं क्या है, स्वयं एक कथा या कहानी है। अगर ये पूछी जाए कि इस कादम्बरी कहानी का उपजीव्य क्या है, उपजीव्य क्या है, तो याद रखिएगा गुड़ाढ़। नाम सुना होगा गुड़ाढ़। गुड़ाढ़ की बृहत कथा, गुड़ाढ़ ने लिखा है बृहत कथा, मंजरी नहीं, बृहत कथा। तो इसका उपजीव्य गुड़ाढ़ की बृहत कथा है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाना है? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है, कादम्बरी में कितने खंड हैं? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड या 4 खंड? अब देखिएगा, जैसे आपने ये बात समझी तो कुछ लोग इसका आंसर गलत बता देंगे। यहाँ पर क्या है? कितने खंड? खंड का मतलब क्या होता है? भाग। यानी जो कादम्बरी है, कादम्बरी के कितने भाग हैं? तो मेरे साथियों कादम्बरी के 2 भाग हैं। पहले वाले को कहा जाता है पूर्व भाग। पूर्व भाग यानी ये जो भाग था यह बाणभट्ट ने लिखा था और लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई।
तो इस भाग को नाम दिया गया पूर्व भाग, ठीक है। फिर बाद वाले, जब इनकी मृत्यु हो गई तो बाद वाले भाग को कह दिया गया उत्तर भाग या उत्तरखंड कह दिया गया। और इसको किसने लिखा है? बाणभट्ट के पुत्र ने लिखा है, जिसको मेरे साथियों भूषण भट्ट कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? 2 चला जाएगा। क्या जाएगा? 2 चला जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कितने जन्मों की कथा है, क्या पूछा जाए? यह प्रश्न आया नहीं है, आगे आएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कादम्बरी में खंड कितने हैं, तो खंड तो 2 ही है। खंड 2 है, पूर्व खंड जिसको बाणभट्ट ने लिखा, और एक दूसरा है उत्तरखंड जिसको भूषण भट्ट ने लिखा। अगला क्वेश्चन कहता है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कादम्बरी है क्या? तो कादम्बरी एक कथा है। कादम्बरी की जो नायिका है वह स्वयं कादम्बरी है, स्वयं कादम्बरी है। यही चंद्रापीड़ की प्रेमिका होती है। कौन होती है? ये साथियों चंद्रापीड़ की प्रेमिका हुआ करती है, चंद्रापीड़ की प्रेमिका हुआ करती है, ठीक है। तो कादम्बरी में 3 जन्म की कथा है, जिसमें सबसे पहले जन्म में चंद्रमा स्वयं एक देव यानी स्वयं चंद्रदेव है, चंद्रमा है। दूसरे में वही राजा चंद्रापीड़ बनते हैं, और तीसरे जन्म में वही इंद्रक बनते हैं आके। जबकि इधर पहले जन्म में पुंडरीक हुआ करता है, पुंडरीक था। दूसरे जन्म में वही वैशंपायन बनता है आके, और तीसरे जन्म की अगर हम बात करें तो कहते हैं शुक बनता है, यानी तोता बनता है आके। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, तो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, और ये स्वयं ही एक कथा यानी कहानी है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? डी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है। कहता है कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, वीर रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस। अब देखिएगा, ये जो कथा है, कथा का नाम क्या है? कादम्बरी है, यानी नायिका के नाम के आधार पर, नायिका के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है कादम्बरी। तो यहाँ पर नायक और नायिका का है, यानी पूरे के पूरा का पूरा जो कथा है उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। भले ही आधे में मिलन का वर्णन है और आधे में विरह का वर्णन है। तो आधे कुछ में तो संयोग का वर्णन है और कुछ में साथियों योग का वर्णन है। तो संयोग और वियोग ये किस रस के भाग होते हैं? श्रृंगार रस के भाग होते हैं, जिसका स्थायी भाव रति होता है। तो यहाँ पर भी कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। कोई उपदेश काज की चर्चा नहीं है, वीरता दिखाई नहीं गई, गुस्सा आया नहीं, ही विकल्प चला जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कादम्बरी की कथा का उपजीव्य क्या है? यानी कादम्बरी से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को उठाकर हमने लिया है, और कादम्बरी की जो तैयारी है कादम्बरी से बनने वाले प्रश्नों की, वह हमने कराने की कोशिश। आगे कहता है कादम्बरी की कथा का उपजीव्य क्या है? बृहत कथा, रामायण, महाभारत या गीता। बृहत कथा हो जाएगी। बृहत कथा का मतलब क्या होता है? बड़ी कथा। और बृहत कथा को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा साथियों, गुणाढ्य ने लिखा है। किसने लिखा है? गुणाढ्य। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता बृहत कथा मंजरी, अगर यहाँ पर लिखा होता बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी को किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। दोनों को याद रखना। यहाँ पर बृहत कथा मंजरी पूछा जाए तो क्षेमेंद्र ने लिखा है, बृहत कथा किसने लिखी है? गुणाढ्य ने लिखी है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुख नासोपदेश का वर्णन है। सुख नासोपदेश। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहता है सुख नासोपदेश यानी सुख नाश। यहाँ पर क्या है? सुख नाश उपदेश का मतलब उपदेश, यानी सुख नाश, सुख का नहीं, सुखनाश कौन था? तो सुखनाश जो था वो तारापीड़ का मंत्री था। तारापीड़ का महामंत्री जो था
उसको सुकनास कहते थे। और सुकनास का वर्णन किसमें होगा? कहता है कादंबरी में, सुकनास में, रघुवंशम में या किरातार्जुनीय में। सभी लोग आंसर दे रहे हैं ए, कादंबरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो ऐसे ही आपको प्रश्न पहले समझना है, फिर उसका आंसर करना है। गलती से भी यहाँ पर आपने सुकनास नहीं किया। क्यों? क्योंकि किरातार्जुनीयम तो रघुवंशम तो वैसे भी ना होगा, लेकिन सुकनास कौन था? तो सुकनास एक पात्र था कादंबरी का, जो कि राजा तारापीड़ का अगर पुत्र पूछा जाए, तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम था? तो राजा तारापीड़ के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ था, जो कि उज्जैनी के राजा थे। कहाँ के थे? उज्जैनी के राजा थे। विदिशा के राजा शूद्रक थे, विदिशा के राजा शूद्रक थे, और उज्जैनी के राजा तारापीड़ या चंद्रापीड़ थे। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा, कादंबरी हो जाएगा, कादंबरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कादंबरी में वर्णित चांडाल कन्या हाथ में क्या लेकर सभा में उपस्थित हुई? जल्दी से बोलिएगा। कादंबरी में वर्णित चांडाल कन्या हाथ में क्या लेकर सभा में उपस्थित हुई? सबसे पहले कहता है काक यानी कौआ, दूसरा कहता है शुक यानी तोता, तीसरा कहता है पिक यानी कोयल, और चौथा कहता है मयूर यानी मोर। तो जो चांडाल कन्या, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर चांडाल कन्या की बात हो रही है। चांडाल कन्या के हाथ में एक पिंजरा था, एक पिंजरा यानी पिंजरा था, और उस पिंजरे के अंदर तोता था। उस पिंजरे में क्या था? तोता था। ठीक है, और वह कहते क्या लेकर सभा में उपस्थित हुई? और जो सभा थी वह किस राजा की थी? तो जो सभा थी वह शूद्रक की थी। किसकी थी? शूद्रक। शूद्रक कहाँ के राजा थे? तो विदिशा के राजा थे। यही चंद्रापीड़ का तीसरा जन्म था, यही राजा चंद्रदेव का तीसरा जन्म था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाना है? विकल्प साथियों शुक चला जाएगा, क्योंकि शुक को ही तोता कहते हैं, शुक को ही कीर कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका बी चला जाएगा, शुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कादंबरी के पात्र, जल्दी से बताइए कादंबरी में कौन सा पात्र था? क्या कादंबरी का पात्र हर्षदेव था, शूद्रक था, जयदेव था, सोमदेव था? बी हो जाएगा। अब देखिए सोमदेव नहीं था, लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पर चंद्रदेव होता, तो चंद्रदेव कादंबरी के पात्र थे। चंद्रदेव थे, शूद्रक थे, तारापीड़ था, शुकनास था, कादंबरी थी, वैशंपायन था, पुंडरीक था, तोता था, चांडाल कन्या थी, है ना, ये सभी इसके पात्र थे। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, राजा शूद्रक हो जाएगा, राजा शूद्रक हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है महालाभा में संधि बताइएगा। अब भाई ये तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि व्याकरण तो आपके 100% तैयार है। अब आप क्या देख रहे हो? 2 ला। पहला कहता है तोरली, रोरी, यण और अयादी। अगर यण होता तो पहले आधा वर्ण होता, उसके बाद यारा लावा होता। अगर अयादी संधि होती तो अय आय अब आव होता। तो ये दोनों से तो होने से रहे। रोरी की बात करता तो रोरी कहते हैं रलोप संधि। रोरी को क्या कहते हैं? रलोप संधि। यानी यहाँ पर रा के बाद जब रा आता है तो रा का लोप हो जाता है। बचा क्या? तोरली। तोरली में याद रखना, ता के बाद अगर ला आता है, ता के बाद अगर ला आता है तो ता का लोप हो जाता है। सॉरी, ता के बाद जब ला आता है तो ता का ला हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? महत धन लाभा। क्या हो जाएगा? महत धन लाभा हो जाएगा। ता का ला हो जाएगा, और इस तरह से मेरे साथियों महालावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महालावा हो जाएगा। तोरली
संधि हो जाएगी, या हम कह सकते हैं लक्त संधि होगी, जिसका सूत्र होता है तोरली। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा तोरली हो जाना है, तोरली हो जाना है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जस्सी तुम पढ़ लो, ठीक है, बुरा ना मनवा बेटा किसी को, और तुम्हारे बुरे लगने से किसी को बुरा लगता है तो तुम लग जाने, तुम पढ़ो। कहते हैं विपत काला का संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है विपत काला का संधि विच्छेद क्या है। विपधन काला, विधन पत काला, विपद धन काला, या मेरे साथियों विपत धन ला, जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्या देखा, विपत धन विपत काला लिखा है, यानी ता आया है। ता क्या होता है, प्रथम वर्ण होता है। तो अगर कहीं पर प्रथम वर्ण आता है तो 100% शर्त संधि होती है, जिसका सूत्र होता है खरीच। इसका सूत्र क्या होता है, खरीच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ता है, ता किसमें बदल सकता है, तो एक तरफ तो 100% काला हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, हाँ, एक तरफ तो काला हो जाएगा, क्योंकि कहता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार होना चाहिए। और यहाँ पर आपका झल, जब झल के बाद खर आता है तो झल चर में बदल जाता है। जब झल के बाद खर आता है तो झल चर में बदल जाता है। इसी को कहते हैं चरत्व संधि। क्या कहते हैं, चरत्व संधि कहते हैं। पहला विपधन तकाला, विधन पतकाला, विपद धन काला और विपद धन ला। तो विकल्प क्या हो जाएगा, विपद धन काला हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, ठीक है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, विपद धन काला हो जाना है। अगला क्वेश्चन, चैव इत्यस्य कथम विच्छेदा अस्ति। यहाँ पर क्या लिखा है, चैव, और क्या पूछा है, कहता है चैव इत्यस्य, इसमें कथम विच्छेदम अस्ति, यानी इसका विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो चा में ए की मात्रा जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस ए, शेष बचा क्या, वा। तो एक तरफ तो एव हो जाएगा, दूसरा तरफ चा में ए लगा है तो चा हो जाएगा। यानी देखा जाए तो चा प्लस एव, पूछी जाए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका सूत्र क्या होगा, वृद्धिरा दैच। क्या होगा, वृद्धिरा दैच हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा, चा धन एव हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ल्यप अक्त्वा सानच और सत्र। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पूछा है प्रपठ्य, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो पीछे क्या है, बीच में धातु है, आगे उपसर्ग है। अगर आगे उपसर्ग हो, ध्यान दीजिएगा, बीच में धातु हो और इसके बाद या हो, 100% ये ल्यप प्रत्यय होगा। क्या होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ल्यप चला जाएगा। ल्यप में पीछे या होता है, आगे उपसर्ग होता है। अक्त्वा में त्वा होता है, सानच में मान होता है, सत्र में अत अन अंति होता है। अत शेष रहता है, अत अन अंति जुड़ता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ल्यप से किसका निर्माण होता है, तो अव्यय बनते हैं। ल्यप से मेरे साथियों पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, ल्यप चला जाएगा,
ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हसिता में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हसिता में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तुमुन, अक्ता, अक्तवतु, सानच। सानच में मान, अक्तवतु में ता प्लस वान, वती, वत। अक्ता में ता और तुमुन में तुम। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है हसिता, तो हसिता में हस, अगर हम हस धातु निकाल लेंगे, हस क्या है, धातु है और प्रत्यय हमेशा पीछे ही तो जोड़े जाते हैं, तो तुम तो होगा नहीं, अक्तवतु होगा नहीं, सानच होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, यानी हस धन अक्ता हो जाएगा। हस धन अक्ता हो जाना है, विकल्प आपका क्या चला जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। हस प्लस अक्ता हसिता हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, सभी का टिक लग गया, सभी लोग कहते हैं ठीक है कि बी विकल्प हो जाना है। रूहानी पढ़ लो तुम, ठीक है, बहुत दिनों से देख रहे बच्चा, आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, आतंकवादी बनना है क्या। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान है, स्पर्श व्यंजन बच्चा बच्चा कर लेगा। स्पर्श व्यंजन में टोटल वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। सूत्र क्या आता है, सूत्र आता है कादियो माँ वसाना, यानी का से लेकर माँ तक बसने वाले जो भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। सूत्र हो जाएगा कादियो माँ वसाना। आगे बढ़ते हैं, कहता है गकार का उच्चारण स्थान, यहाँ पर दिया क्या गया, गकार। देखिएगा संस्कृत में कोई भी वर्ण सिंगल नहीं बोला जाता है, उसके आगे कार लगा के बोला जाता है, क्या, तो यहाँ पर क्या हो गया, गकार का मतलब क्या है, गकार का मतलब है गा। अब यहाँ पर पूछ रहा है उच्चारण स्थान क्या है, तो गा का वर्ग के अंतर्गत आता है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है, पढ़ लो, का वर्ग का तीसरा वर्ण गा होता है। अब यहाँ पर जब भी जैसे आपने देखा का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गा, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गा, का खा गा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 होते हैं, सभी को पता है ये 5 होते हैं। तो के टी एम डी ओ, तो यहाँ पर मेरे साथियों जो गा वर्ण है वो कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा, कंठ से बोला जाना है। कंठ से बोला जाने वाला वर्ण का वर्ग होता है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, का खा गा घा इंगिया, और जो पंचम वर्ण होता है वो नाक से बोला जाता है। इसके अलावा इसका कंठ का एक सूत्र भी होता है, अगर पूछा जाए कंठ का सूत्र क्या होता है तो वो भी याद रखना है, आ कुहा विसर्जनीया, विसर्जनीया नाम कंठा, नाम कंठा, ठीक है। अगला कहता है अंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण बताइएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंग, अंग की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है आ से लेकर, आ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, यहीं तक तो बात कर रहा है ना। अंग का मतलब आ से लेकर यहाँ तक। अब देखिएगा सबसे पहला आई उड़ री रक, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो अक प्रत्याहार हो जाएगा। आई उड़ ये तो गलत है ही,
आई उड़, री लग, ए ओंग। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आ से शुरू होकर इंग्या पर खत्म होता है, अंग प्रत्याहार हो जाएगा। विकल्प आपका सी राइट हो जाना है। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। अंग प्रत्याहार में अगर पूछा कितने वर्ण होते हैं तो याद रखिएगा मेरे साथियों 7 वर्ण होंगे। गिन लीजिएगा 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 वर्ण हो जाएंगे। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उपब्धमानी का उच्चारण स्थान है। उपब्धमानी का उच्चारण स्थान। अब देखिएगा यहाँ पर उप अगर हमने निकाल लिया तो फिर एक उ है, फिर उपधमानी। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? उ, और पु मतलब पावर्ग। ठीक है, और ये जो उपधमानी होता है वह होते हैं अर्ध विसर्ग। क्या होते हैं? अर्ध विसर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आ, ई, री, रा। ठीक है, लिख लो के टी एम डी ओ। ओ पर क्या हो जाएगा? ओस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी विकल्प एकदम राइट होगा। सी विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्ट हो जाएगा। यानी उपधमानी कहाँ से बोला जाता है? ओस्ट से बोला जाता है। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? हर प्रत्याहार, हर प्रत्याहार पूछा गया। अच्छा, हर प्रत्याहार की बात करें तो हर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, द्वितीय वर्ण आते हैं, शाखा सा आता है, शाखा सा आता है। हर प्रत्याहार अगर देखा जाए तो इसका एक जुगाड़ भी है, आशविहर। यानी ये क्या है? आ का मतलब है आघोष, शा का मतलब है श्वास, और वी का मतलब है विवार। यानी 3 वर्ण 3 है, अघोष, श्वास, विवार। अघोष, श्वास, विवार, यही सही हो जाएगा। बाकी आपके सभी गलत हो जाने हैं। बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे हस प्रत्याहार पूछा जाता तो हस प्रत्याहार में संवार, नाद और घोष आ जाते। अगर आपसे स्वर पूछा जाता तो आपके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आ जाते। यहाँ पर विकल्प आपका बी चला जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है तुभ्याम मिष्ठानम न रोचते। तुभ्यम मतलब तुमको। तुभ्यम जो है ना, तुभ्यम का मतलब क्या है? षष्ठी विभक्ति में आया है। कहता है तुभ्यम मतलब तुमको, मिष्ठानम मिठाई, ना रोचते काव्य के तुभ्यम में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अब देखिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो तुभ्यम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहता है मिष्ठम न रोचते। क्या है? रोचते। रोचते मतलब रुचिकर, रुचिकर, या हम कह सकते हैं प्रिय। कहता है तुमको मिठाई रुचिकर या प्रिय नहीं है। कहता है तुमको मिठाई रुचिकर या प्रिय नहीं है। कहता है इसमें कौन किसका प्रयोग हुआ है? चतुर्थी का, पंचमी का, तृतीया का या षष्ठी का? तो यहाँ पर मेरे साथियों जो राइट विकल्प होगा वह हम क्या लगाएंगे? हम कहेंगे चतुर्थी विभक्ति का हुआ है। इसमें सूत्र कौन सा आएगा? रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा के प्रयोग से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जिसको वस्तु प्रिय होगी, जिसको वस्तु रुचिकर होगी
उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? और अभी हमारे ऐसे कौन से साथी हैं जो हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है? जल्दी से बताओ। शादी का सीजन है भाई, आप लोगों का भरोसा नहीं है ना। और सोचा हो कि ऐसे है मेहंदी भी लगी रहेगी और क्लास भी कर लेंगे। अरे कंजूसों, इसका मतलब यह है लाइक का बटन दबाना है। अगर नहीं तुमको पता है तो किसी से पूछ लो, अगर इतने इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो कि लाइक कहाँ से दबता है। और हमें तो नहीं लगता है, जो जानते होंगे वो लाइक अवश्य करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही तो ही करना, अन्यथा नहीं। कहते हैं कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? कहता है कर्णेन बधिरा। कल से आपको पैराग्राफ और इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि काफी पैराग्राफ ये जो होली की छुट्टियां थी उसमें काफी कठिन, काफी अच्छे पैराग्राफ्स छाटे हुए हैं, वो आपको कल से सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ हम कह सकते हैं कुछ लाइट है, ये थोड़ी हैवी हो जाएगी। कल कल की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें व्याकरण के क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण तो वही है अपना। ठीक है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ के वो आपको न्यू मिलेंगे। कहते हैं कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? सबसे पहला साधकतम करणम, दूसरा सहयुक्ते प्रधाने, तीसरा एनांग विकारा और चौथा है कर्ता कर्णयोस तृतीया। अब देखिए सबसे पहला कहता है साधकतम करणम, जो कर्ण का कार्य करता है, जो कर्ण साधक के रूप में प्रयोग होता है उसमें साधकतम करणम आता है। जो सहयुक्ते प्रधाने, सह साकम समम साधनम के योग में सहयुक्ते प्रधाने आएगा। एन अंग विकारा, जिस अंग में विकार होगा, जिस अंग में विकृति होगी, जिस अंग में कमी होगी, वहां पर एनांग विकारा आएगा। वहां पर क्या आएगा? एनांग विकारा आएगा। यहाँ पर कहता है कर्णेन बधिरा। क्या कहता है? कर्णेन बधिरा। कर्णेन बधिरा का मतलब क्या है? कर्णेन बधिरा का मतलब है कान से बहरा। किससे बहरा? कान से बहरा। अब यहाँ पर कान से बहरा है, यानी जो कर्णेन है इसमें साथियों तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र कौन सा लगेगा? एनांग विकारा लगेगा। विकल्प हमारा सी राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अध्ययन शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। आपसे पूछ रहा है कि अध्ययन में जुड़ा उपसर्ग बताइएगा। आ उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आप उपसर्ग है या प्रति उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? अध्ययन पूछ रहा है। ठीक है, तो अध्ययन में अब यहाँ पर कह रहा है कि अध्ययन में जुड़ा उपसर्ग बताइएगा। तो यहाँ पर धा के बाद क्या है? या है। धा के बाद क्या है? या है ना। तो ये आधा वर्ण इसके बाद अगर या आया है तो ये ई में बदल जाएगा, और इसके साथ आ तो आया ही होगा, पीछे यन लगा है, अयन हो जाएगा। धा में ई की मात्रा जुड़ गई तो धी हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आधि धन अयन हो जाना है। क्या हो जाना है? आधि धन अयन हो जाना है। यड़ संधि होगी, सूत्र होगा इको यड़ची। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। कहां पर गया है आदि उपसर्ग? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी लोगों ने आंसर दिया है बी, बहुत बढ़िया। अगला कहता है षणवती हिंदी संख्या का बोधक है 67, 66, 96, 36। 6 पे 7 67, 6 पे 6 66, 9 6 96 और 3 6 36। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? षणवती। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो षण है इसका मतलब है 60 और इसका मतलब है 90। क्या है? 90। अब 60 की बात क्या है? 60 का मतलब होता है 6
नवति का मतलब होता है 90, 96 हो जाएगा। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 36, 60, 63। देखिएगा 6, 60, 63, 60, 60, 7, 60, 60, 90। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन से संबंधित सर्वनाम शब्द है। जल्दी से बताइएगा। कहता है उत्तम पुरुष बहुवचन से संबंधित सर्वनाम शब्द क्या होगा। सबसे पहला कहता है व्यायाम, युवाम, शा, तस्मिन। तो देखिएगा यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यम, अहम, आवाम, वयम। क्या कहता है। कहता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष ये है उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, वयम आ जाएगा। विकल्प आपका ए राइट होगा। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, सा प्रथम पुरुष एक वचन। विकल्प आपका क्या हो जाना है, ए चला जाएगा, वयम हो जाना है। सभी का विकल्प वयम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइएगा। गम धातु, गम धातु के रूप किससे चलते हैं, गच्छ से चलते हैं। कहता है लोट लकार, लोट लकार के रूप किससे चलेंगे, आज्ञार्थक से चलेंगे, आज्ञार्थक से। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा गच्छतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है गम धातु को का लोट लकार मध्य पुरुष, गम धातु है, ठीक है, लट मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। यानी हमने यहाँ पर रूप पठ धातु के चलाए थे और हमने पठ का पठ हो गया। तो गम के अगर रूप लिखेंगे तो गम में क्या हो जाएगा, गच्छ का गच्छ ही तो हो जाना है, गच्छ का गच्छ ही तो हो जाना है। ही विकल्प हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा। अगला शरणागता में समास होगा अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। लिख लेते हैं शरणम, शरणागतः, शरणागता। और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसमें समास कौन सा होगा। जब भी समास पूछा जाए तो समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद। पहला पद क्या होगा, शरण हो जाएगा और दूसरा पद क्या होगा, आगतः। शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, आगता मतलब आया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या पहला पद अव्यय या उपसर्ग है, नहीं है। क्या यहाँ पर दो बराबर के पद है, नहीं है। क्या विशेषण विशेष का संबंध है, नहीं है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। शरण को आया हुआ, शरणेन आगता। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाना है। तत्पुरुष समास हो जाएगा, शरणेन आगता हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाना है। अगला
फटाफट बताइएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, कहता है किंतु, अतः, यत, वा, यदि, आप, अव्यय कैसा है। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है किंतु, आप कहते हो मैं समय से चला किंतु पहुंच नहीं सका, मैंने बहुत मेहनत की अतः पास हो गया। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं किंतु, अतः, यत, वा, वा जो होता है वा, अथवा, क्या, ये सब एक ही होते हैं। यदि, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो शब्द होते हैं ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो शब्द होते हैं वो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो अगर जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, समुच्चयवाचक हो जाएंगे। जोड़ने का कार्य करेंगे तो समुच्चयवाचक हो जाएंगे। क्या कालवाचक होंगे, समय बता रहे हैं, नहीं। क्या तरीका बता रहे हैं, नहीं। मनोविकार है, नहीं। क्या हो जाएंगे, प्रकीर्णक हो जाएंगे, शी विकल्प हो जाएंगे। प्रकीर्णक या समुच्चयवाचक हो जाना है, प्रकीर्णक या समुच्चयवाचक हो जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाना है, विकल्प आपका सी चला जाना है। अगला क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम शब्द देखिएगा, अधुना, अधुनातन। अधुना का मतलब क्या होता है, अभी या अब। अधुना का मतलब अभी, अभी, अब या आज ही। तो जो अधुनातन होता है, अधुनातन आधुनिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, आधुनिकता के बारे में बताता है। इसका जो अपोजिट होगा वह क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। पुरातन का मतलब क्या होगा, पुराना। तन दिखाना, तन। तो ये जो पुरातन का मतलब क्या होता है, पुरा मतलब पहले का। तो जो पहले का है वो पुरातन होता है, जो अभी का होगा वो अधुनातन होगा। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, शी। प्राचीन का नवीन, नवीन का प्राचीन। आर्ध का, आर्ध का पार्श्व, पार्श्व का आर्ध। विकल्प क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा, पुरातन हो जाना है, पुरातन हो जाएगा। अगला, परनाना शब्द का संस्कृत क्या होगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट। कई बार हमने आपको परनाना बताया है कि परनाना को क्या कहेंगे। चलिए, वाह क्या बात है। अच्छा सुरभि, अब तो ऐसा लग रहा है कि ना कि तुम लोगों के लिए क्लास चलानी ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों के चक्कर में क्लास और बर्बाद हो रही। चलिए, हम ब्लॉक करना नहीं चाहते, कहते हैं क्या ब्लॉक करें। आप लोग इसमें लगे रहते कि नहीं नहीं हमको ब्लॉक करो, क्योंकि हम बहुत बड़े वाले हैं। चलिए ठीक है, कहते हैं परनाना का, परनाना शब्द का संस्कृत होगा प्रमातामह, प्रपितामह, प्रमातामही और प्रपितामही। देखिएगा, जो नाना होते हैं, नाना कौन होते हैं, सबसे पहले ये बताओ नाना कौन होते हैं, माँ के पिता। माँ के पिता होते हैं ना, माँ के पिता। यानी तो ये माँ के पिता होंगे तो मातृवंश, मातृवंशज होंगे। यानी माँ के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, माँ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर पिता को आप ऐसे ही कट कर दें, पिता को कट कर दें। अब देखिएगा, माता मही, माता मही का अर्थ क्या होता है, नानी होता है। और प्र लगा है तो क्या हो जाएगा, पर नानी हो जाएगा। माता महा का अर्थ क्या होता है, नाना होता है। और पर अगर लग गया तो पर नाना हो जाएगा। प्र लगा है तो पर नाना हो जाएगा, प्र लगा है तो पर नाना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें अभी हमने जो कटवाई थी वो भी दिखा देते हैं। पिता महा, तो माता महा किसे कहते थे, नाना को कहते थे। पितामह, पिता मतलब खुद के पिता, और पितामह का मतलब बाबा, पितामह का मतलब
बाबा हो जाएगा। प्र आगे लगा है, प्र का अर्थ क्या होता है? पर बाबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पितामही, पिता का मतलब पिता यानी पिता, अब मही का मतलब होता है माँ, है ना। तो यहाँ पर पिता की माँ जो होंगी वो हमारी दादी होंगी। और अगर प्र लगा है तो पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दादी हो जाएंगी। तो पर नाना का पूछा है, राइट विकल्प आपका क्या हो जाना है? ए विकल्प हो जाना है, ए विकल्प हो जाएगा। क्लियर, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला 9 ही तक थी। कल मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ। क्लास को खत्म करने से पहले साथियों, ये आप बिल्कुल जैसे आप बात करते हैं, हमारी आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन और आप मन से पढ़ लीजिएगा, फिर क्या होता है के बाद ही आपको पता चलेगा। कल की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें पद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिलने वाले हैं, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा सकें। ये सब क्यों करा रहे हैं आगे समय आपको बताएगा। तो जो साथी हमारे ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। इसके साथ साथ अपनी इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं ठीक 2 बजे जीए जीके की क्लास में वनडे एग्जाम स्टडी पर। धन्यवाद।